तो आइए बच्चों, लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर बचेगा, चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। 215 क्वेश्चन का कलेक्शन था चैप्टर नंबर 1 मैकेनिक्स के अंदर, और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ भरा हुआ, एक अच्छी फिजिक्स, एक अच्छी है ना, एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छे क्वेश्चनों का भंडार था भाई ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर को भी, जिसमें हमसे कह रखा है पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा। इसको बिल्कुल आप समझिएगा, बिल्कुल माइंड फ्री होकर समझिएगा। गाइस, अगर मैं डोरी से मैं पत्थर बांधूं और पत्थर को मैं वृत्त में घुमाऊं, तो वृत्त में वो तभी घूमेगा जब मैं पत्थर को खींचने की कोशिश करूंगा डोरी से। देखो, खींचोगे आप तभी तो वो आप खींचोगे तभी वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये है, पत्थर और डोरी के बीच में एक टेंशन फोर्स आ जाती है, एक तनाव बल आ जाता है। वो तनाव बल इस पत्थर को सर्कुलर पाथ पर घुमाता है। पत्थर तो हर वक्त ये चाह रहा है कि मैं इस सर्कल को छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन जो तनाव बल है वो इसको सर्कुलर पाथ पर घुमाए रखा हुआ है। अब होता क्या है, होता ये है, जब सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है, पत्थर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है, तो इस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। रस्सी में टेंशन लगती है सेंटर की तरफ को। अब होता क्या है, सपोज दैट ये टूट जाए, जैसे ही ये टूटेगी तो टेंशन फोर्स हो गई मुक्त, टेंशन खत्म हो चुकी है। अब रस्सी के पास सिर्फ एक बल बचा है mv²/r। ये बल्ब इस रस्सी के अंदर बंधे हुए पत्थर को लीनियर फोर्स प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से अभिकेंद्र बल तो यही चाह रहा था ना कि कब ये छूटे और कब मैं आजाद हो जाऊं, तो भाई वो फिर हमेशा के लिए स्पर्श रेखीय वृत्त पर मूव करता हुआ चला जाता है। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि वृत्त पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट होगे, तो इस पाथ पर फॉलो करते हुए पत्थर चला जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप देखें भाई, आप पत्थर बांधें और घुमाएं और हल्के छोड़ दें, ऐसा ना हो कि किसी की जाकर लग जाए, ये वाली हरकत मत करिएगा। तो भाई इसका रीजन क्या है, पत्थर स्पर्श रेखित है, उड़ जाता है। पत्थर भीतर की ओर गति करता भाई नहीं करेगा, पत्थर बाहर की ओर यह है त्रिज्यते, बाहर की ओर त्रिज्यते का मतलब यह है कि अगर रस्सी टूट गई तो इस तरह से मूव करेगा। इस तरह से नहीं करता, इस तरह से करता, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखित है ना, स्पर्श रेखा बनाते हुए ये मूव करता। तो इस हिसाब से इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक का सांद्र घोल का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। सांद्र घोल ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास ये एक मृदु जल है। कैसा जल है ये, मृदु जल, नॉर्मल। इसके अंदर जो होगा ना अंडा, वो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि मृदु जल के मुकाबले अंडे की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप नमक घोल दोगे, क्या घोल दिया आपने, नमक घोल दिया, तो नमक घोलने से क्या होगा, इस पानी की डेंसिटी हो गई अब ज्यादा। उस केस में जो अंडे की डेंसिटी होगी वो हो जाएगी कम। उस केस में अंडा जो होगा वो इस सरफेस के ऊपर तैरेगा। किसके ऊपर तैरेगा, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि अब अंडे की डेंसिटी हो गई कम और पानी की डेंसिटी हो गई ज्यादा। और आपको पता है कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर रहती है और ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे रहती है। तो इस हिसाब से अंडा जो करेगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो वही वाली बात है, अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है, भाई ये वाली बात नहीं है। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता नहीं, ये वाली बात भी नहीं है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। एसएससी ने 2008 में पूछा था। डेट भी ध्यान रखें, डेट भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बताती है कि भाई ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी, जिसको बोलते हैं कोणीय चाल, कम करने के लिए क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसके पीछे इसके लॉजिक की बात कर लेते। आपने सुन रखा होगा कोणीय वेग के बारे में, आपने सुन रखा है कोणीय संवेग, और आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुन रखा होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं हम जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता क्या है गाइस, अगर आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी की, है ना, घूमने वाले सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, तो सपोज दैट ये डिस्टेंस r है और इस बॉडी का मास क्या है m,
तब इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी वैल्यू होती है एम और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होती है एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसका इनर्शिया भी बढ़ता चला जाएगा। इनर्शिया आप समझते हैं, इनर्शिया मतलब क्या होता है, एक तरह से अपोजिशन, पोजीशन चेंज होने का जो अपोजिशन है वो बढ़ जाता है। बॉडी चाह रही है कि उसकी पोजीशन चेंज ना हो भाई, तो भाई इनर्शिया बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है, ये वाली बात तो आपने समझ ली। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास, देखो सिंपल सा लॉजिक समझे, हाँ मैं ये कहूं कि यार आपके पास एक छोटी रोड है, उस रोड पर थोड़ा सा वजन बंधा हुआ, आप घुमाओ तो आप घुमा दोगे। अब आपसे कहूं रोड बड़ी हो गई और वजन आपने टांग दिया उसके लास्ट में, अब आप घुमाओ तो अब आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी घुमाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, उस मास की आपसे डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये वाली बात आप समझ लेना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो भाई आपको दिक्कत हुई खींचने में उसे। अब ये कॉन्सेप्ट आप लगा लो, सपोज दैट मैं एक ऐसे सर्कुलर डिस्क पर खड़ा हूँ जो घूम रही है, तो मैं भी इस तरह से घूमूंगा उसके साथ साथ। अब जब मैं बहुत तेजी से घूमना शुरू करूंगा, जितनी तेजी से डिस्क घूमेगी मैं उतनी तेजी से घूमूंगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार मेरे हाथ अभी फिलहाल ऐसे हैं, तो मैं उसके साथ साथ जो है बहुत तेज घूम रहा हूं। अगर मैं अपने हाथों को फैला दूंगा इस तरह से, तो जो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ना वो घट जाएगा, जिसको आप कोणीय चाल कहते हो। कोणीय चाल घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? जैसे ही आपने हाथ ऐसे फैलाए तो ये मास जो है आपके हाथों का, देखो ऐसा समझो, ये वेट जो है उसकी डिस्टेंस बढ़ गई। जैसे डिस्टेंस बढ़ गई, ये आपने कोई चीज पकड़ रखी है हाथ में, डंबल पकड़ रखे इस तरह से, या कोई वेट वाली चीज पकड़ रही है, तो उसकी डिस्टेंस आपसे बढ़ गई। जब डिस्टेंस बढ़ गई तो इनर्शिया भी बढ़ गया। जब इनर्शिया बढ़ जाता है तो गाइस आपको पता है ना, इनर्शिया एक तरह का क्या है, अपोजिशन, किसका? घूमने का। तो घूमने में जो अपोजिशन हो रही है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी मूव करना स्लो कर देती है, मतलब उसकी जो एंगुलर चाल होगी वो घट जाएगी। तो हमसे यही पूछ रहा है कि भाई क्या होगा कि अपने हाथ, मतलब घोड़े मंच पर अपनी कोड़े चाल कम करने के लिए, अब देखो कोड़िए चाल कम करनी है तो हाथों को फैला दो, हाथों को फैला दोगे तो हल्का हल्का घूमोगे, हाथों को सिकोड़ लोगे तो तेज तेज घूमोगे। तो भाई उसको अपने हाथ क्या करने चाहिए? फैला देने चाहिए। अपने हाथ एक साथ मिला ले, नहीं भाई मिला लेगा तो भाई उसकी चाल बढ़ जाएगी। अपने हाथ बाहर की ओर, बाहर की तरफ फैला दें, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देगा तो ये वाली चीज हो जाएगी जो वो चाह रहा है। ठीक है, अपने हाथ बाहर की तरफ को फैला दे। बाहर की तरफ को फैलाने से क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो भाई उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? साबुन क्यों सहायक होते हैं? आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ रखा था कि साबुन को जब पानी के अंदर, मृदु पानी के अंदर घोला जाता है तो उस पानी की सरफेस टेंशन को वो कम कर देता। क्यों? क्योंकि पानी जो है ना पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, आंशिक रूप से घुलता है, और जो चीज आंशिक रूप से घुलती है वो जल की पृष्ठ तनाव को कम करती है, लेकिन जो चीज पूरी तरह से घुल जाती है तो वो पृष्ठ तनाव को बढ़ा भी देती है। दोनों बात आपको क्लियर है? अब हमसे कह रहा है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? क्योंकि भाई वो जो है साबुन जो है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसकी वजह से कपड़ों की सफाई अच्छे से होती है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। अगला अगला अगला, न्यूटन मीटर। जब पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ था इस सीरीज का मैकेनिक्स की, तो भाई मैंने तब बताया था कि न्यूटन मीटर किस चीज का मात्रक है। जब भी न्यूटन मतलब है फोर्स, जब भी फोर्स में मीटर मतलब डिस्टेंस, जब भी फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वो हमेशा क्या देकर जाएगा? एनर्जी देकर जाएगा। क्या देकर जाएगा? एनर्जी, मतलब ऊर्जा। तो देख लो भाई किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा है ये। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूंगा तो ये होता है mL/T-2, लेकिन अगर एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूंगा तो ये होता है mL/2T-2। देखो m से m सेम है, T-2 है, T-, ये L है और ये है L2। तो एनर्जी में L2 तभी आएगा जब फोर्स में L की मल्टीप्लाई करूंगा। तो फोर्स का मैं L की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर फिर क्या दे देगा बना करके? ऊर्जा। ऊर्जा दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमसे कह रहा है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। देखो डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, मैं हालांकि एक लेक्चर बनाया जिसके अंदर मैंने एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा रखी है, जिसके अंदर ये भी था डायनेमो के बारे में, तो आप उसको जरूर सर्च करें।
आप सर्च करें गूगल पे सर्च कर ले या यूट्यूब पे, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस बाय प्रिपरेशन अड्डा गवर्नमेंट, तो आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी। और वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो भाई आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप अगर इस चैनल पे हैं तो आप इस चैनल के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में देख लें या फिर वीडियोस के अंदर देख लें, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा रखा, उसमें से एक चीज़ ये है, अगर आपने वो वीडियो देखी है या फिर देख चुके हो या देखना चाह रहे हो तो आप देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो का कमेंट करना, ये मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि एसएससी ने 2015 पूछा है, इजी क्वेश्चन है, बता भी चुका हूँ। अगला, दूध से क्रीम निकाल लेने पर, दूध से क्रीम, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते। मान लेते हैं कि ये जो है आपके पास दूध है, क्या है ये, मिल्क। इसके अंदर सफेद सफेद दिखा दो मिल्क, तभी पता लगेगा ये मिल्क है, दूध भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने इसके अंदर से क्रीम अलग कर दी। अब क्रीम अलग करने पे मैंने इसका अब नेक्स्ट डायग्राम बनाया, तो मान लेते हैं दूध ये रह गया और क्रीम आ गई ये, तो इतनी क्रीम हो गई, बचा हुआ ये दूध रह गया, समझ गए। तो इस क्रीम को मैंने निकाल दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से जब तो देखूंगा दूध ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें कह रहा है कि अब बताओ दूध से क्रीम निकाल दी, तो बताओ। तो आपको एक फॉर्मूला बता दूं, द्रव्यमान जो होता है ना, एक्चुअल में द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व के। किस किस के बराबर होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व के। अगर किसी चीज का द्रव्यमान कम हो रहा है तो या तो उसका आयतन कम होगा, आयतन को ही ले लेते हैं बस, द्रव्यमान कम होने का मतलब यह है आयतन का कम होना, ठीक है भाई। यहां से मैं घनत्व निकाल लेता हूं, तो घनत्व इज इक्वल टू आ जाएगा, घनत्व इज इक्वल टू आ जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये वाली बात हो गई। घनत्व जो हो जाएगा वो द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। अब जब दूध में से क्रीम निकाली जाती है, तो दूध में से जैसे आप क्रीम निकाल लेते हो तो दूध की जो अमाउंट होती है ना, जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। एक्चुअल में मसला ये होता है कि जो आयतन होता है ना, दूध का जो आयतन, बचे हुए दूध का जो आयतन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता। द्रव्यमान तो कम हो गई होगा, आयतन भी कम हो जाएगा, लेकिन आयतन ज़्यादा कम हो जाता। देखो मैं ये कह रहा हूँ द्रव्यमान कम हुआ तो आयतन भी, द्रव्यमान कम होने से घनत्व कम होता, लेकिन आयतन भी कम हुआ, तो जब आयतन कम होगा तो द्रव्यमान घनत्व वापस से बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा तभी बढ़ेगा जब आयतन ज्यादा घट जाता है। तो यही मसला है कि हम जब दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो दूध का जो ओवरऑल आयतन होता है वो ज्यादा ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये घनत्व ज्यादा हो जाएगा दूध का, तो दूध का क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी। नहीं की है तो भाई कर लो, फायदा ही रहेगा। नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ, आप जो चाहो वो करो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बस यही आपको अटका देगा एग्जाम में अगर आपने नहीं देखा तो। सही नहीं है इसका मतलब एक सच नहीं है, बाकी सब सच है। एक झूठ है इसमें से, उस झूठ को पकड़ो। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये वाली बात तो सही है। ये क्या है, ये सही है, इस वाली बात को भी याद रखें। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, तो ये वाली बात भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। हाँ, तो कोई दूसरा बल संतुलित करता है, ये वाली बात भी सही है, तो फिर ये झूठ होगी। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, भाई ये नहीं हो सकता। कभी भी पिंड का द्रव्यमान और भार समान हो ही नहीं सकता कहीं पर भी। तो इस हिसाब से, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही आंसर ठीक है, लेकिन ये वाली बात झूठ है। क्या है ये, झूठ, झूठा कर दिया मैंने, झूठ है ये वाली बात, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, बाकी तो इन्हें स्टेटमेंटों को आप याद कर लोगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें आप कह रहा है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। भाई पदार्थ की मात्रा देख लो आप, पदार्थ की मात्रा आपको बता रखा, पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ये तो हमने पढ़ रखा था द्रव्यमान के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, जिसमें हमसे कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ये आप ट्राई करो, क्योंकि इस चीज को मैं 1000 मरतबा बता चुका हूं। इनफाइनाइट टाइम्स आई हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म हो जाता है।
भाई मिलते हैं आपको इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 215 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मजा भी आएगा भाई, 15 क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह के एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।